नमस्कार, मीडिया बोल के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल में नॉर्थ 24 परगना के कुछ इलाकों में जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद एक फेसबुक पोस्ट से अचानक कस्बों में, गांव में और दूर दराज के इलाकों में फैल गया, उसको किस तरह मीडिया ने कवर किया। हमारे मीडिया में खासकर नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, बांग्ला का मीडिया, हिंदी का मीडिया, अंग्रेजी का मीडिया, प्रिंट और विजुअल, इन सब ने किस प्रकार कवर किया। एक ज़माना था जब हमारे देश में पत्रकारिता की साख सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और मानवता के पक्ष में बहुत ही मजबूत प्रतीक के तौर पे याद की जाती थी। गणेश शंकर विद्यार्थी 1931 में एक बड़े संपादक तो थे ही, लेकिन सांप्रदायिकता से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। भारतीय पत्रकारिता के प्रतीक पुरुष उन्हें माना जाता है। लेकिन आज के दौर में मीडिया या पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं, जिसका हिस्सा है, किस प्रकार के सवाल उस पर उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या फेक न्यूज़ पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। हम इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ दो ख़ास मेहमान आज की चर्चा में हैं। हमारे साथ हैं 79 और द हूट में एडिटर हैं आप, और हमारे साथ हैं निधि कुलपति NDTV की सीनियर एडिटर। दोनों जाने माने नाम हैं भारतीय पत्रकारिता में। शुरुआत हम 70 आपसे करते हैं। आपने इस विषय पर लिखा भी है। कैसे देखती हैं, खासकर जो नेशनल प्रेस ने जिस तरह कवर किया इस घटनाक्रम को। एक छोटे से इलाके में घटना घटती है, अगर देखा जाए तो जिस तरह से बड़े बड़े दंगे हमारे देश में होते रहे हैं आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, उसके हिसाब से बहुत साधारण एक घटना थी जिसको अवॉइड किया जा सकता था, जिसको रोका जा सकता था तत्काल। लेकिन जिस तरह शासन ने कोताही की, मीडिया ने कैसे जिस कवर किया, खासकर 3-4 बड़े चैनलों ने, जिनको अंग्रेजी में काफ़ी देखा जाता है, कैसे आप कहेंगे? ये कवर किया या उछाला, यही है बात। क्योंकि तीसरे दिन शायद किस तारीख को हुआ था, आपको याद है? ये ओरिजिनल इंसिडेंट, ये ओरिजिनल इंसिडेंट अगर 30 जून के आसपास ये फेसबुक पोस्ट आई, और उसके 2 दिन बाद यानी 2 जुलाई के आसपास ये उन्माद वहाँ फैला है। ये फैला है। फिर ये जो रिपब्लिक और टाइम्स नाउ जैसे चैनल एक कट उछालता है, फिर दूसरा वो 5th से मैं देख रही हूँ, 4th 5th से, और वो यही कह रहे कि देखो किसी ने नहीं कवर किया, ऑल द प्रिंट मीडिया इज साइलेंट। मगर कवर करना एक बात है, उछालना और उसको बढ़ाना और एक बात है। तो मुझे लगता है कि इसमें अब प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह से कुछ इंग्लिश चैनल्स रेज करते हैं इश्यूज़, या जी न्यूज़ भी, तो उसमें आपको कुछ मौका दिखाई देता अपने एजेंडा को बढ़ाने के लिए। आप चीखने लगते हो कि ये हिंदू मेजॉरिटी को इज़ इंडेंजर्ड, ऐसे ऐसे बात। फिर पैनल डिस्कशन में काफ़ी बीजेपी के लोग हैं और वो सब कह रहे कि ये कोई बात होती है कि वो सब कह रहे कि दैट मुस्लिम अपीजमेंट तो एक बात है, दे केप्ट सेइंग मुस्लिम अपीजमेंट। अब एंकर कैन नॉट से, एंकर कैन नॉट थंडर अवे at the people on the panel and say why are you doing Muslim appeasement. He can say you've been accused of it. मगर ये एजेंडा एक बात थी। और दूसरी नहीं, एंकर तो 70, अगर आपको हम इंटरप्ट करें, एंकर तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदूज डोंट काउंट इन दीदीज वर्ड्स। सब वंस जब इशू बन गया देन दे स्टार्ट सेइंग ऑल दोज थिंग्स। वो कह रहे कि शी इज़ टोटली गिविंग बढ़ावा टू द मुस्लिम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द हिंदूज, ये कह रहे हैं। एंकर तो सब किस्म की चीज़ कह रहे हैं। फिर ट्वीट उसके साथ, जब टीवी प्रोग्राम चल रहा है, फिर आप उससे उठा के ट्वीट्स देते हो, और आप अगर संबित पात्रा के ट्वीट्स दे रहे हो, देन ही इज सेइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। मुसलमान के लिए सिर्फ अस्पताल बन रहा है, ऐसे। तो मीडिया का रोल काफ़ी भयानक रहा। लेकिन ये समझना हम आपसे चाहते हैं कि हमें दीदी या दादा से मतलब नहीं है कि सरकार किसकी है, पार्टी किसकी है, कौन किसका पक्ष है। हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे प्रिंट है, अगर देखा जाए प्रिंट का कवरेज आमतौर पे संतुलित रहा है, और ठीक है, थोड़ी बहुत हो सकता है कमियां कहीं हों, स्पॉट पे कम लोग गए हों, लेकिन बैलेंस रहा कुल मिलाकर, बांग्ला में भी और दूसरी भाषाओं में भी। इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ जिस तरह से कवर किया, बहुत ही ऑब्जेक्टिव और बहुत ही
स्पॉट पे जाकर, खासकर ईशा राय ने जो स्टोरी की हैं काफ़ी मेहनत से की हैं। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि प्रेस काउंसिल है, उसकी गाइडलाइंस हैं, एडिटर्स आपस में बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में विजुअल के लिए ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई सजेशन नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। आपका जो पहले तो रेगुलेशन किसी ने मांगा नहीं, सो देयरफॉर सेल्फ रेगुलेशन जो आपका है उसमें आप खास करके देखोगे गाइडलाइंस में कि कम्युनल डिस्टर्बेंस की कोई गाइडलाइन नहीं है, हाउ टू कवर, वेयर एज प्रेस काउंसिल हैज़ अ लॉट, इतना सा है प्रेस काउंसिल में, बट दैट्स ऑल्सो एडवाइजरी, ये भी एडवाइजरी है, तो इट डज़ नॉट यू नो, आप उसको करे नहीं करे वो आपके ऊपर है। प्रिंट ने भी कई बार वायलेट किए हैं, आप अयोध्या के मामले में देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, मगर ख़ास करके टीवी इतनी इन्फ्लेमेटरी मीडियम है, और अच्छा इंग्लिश आप कह सकते कोई देखता नहीं है, बट हिंदी चैनल्स भी कर रहे हैं, जैसे जी न्यूज़ भी कर रहा था, और हिंदी के और भी चैनल्स हैं जो करते रहे लगातार इस तरह से। लेकिन निधि, आप कैसे देखती हैं जो बात ये कह रही हैं, आप जिस तरह से कवरेज हुआ है, एक प्रिंट में बैलेंस रहा है, वहाँ की कहानी बताई गई, कैसे फेसबुक पर एक लड़के ने जो 17 साल का है, जो अब वो कह रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है, हालांकि वो गिरफ्तारी में है, अभी तक मीडिया से उसकी बात नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, उसकी जो पासबुक की अकाउंट है वो किसी ने वो किया और उसको दूसरे किसी ने पोस्ट डाली। बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं, लेकिन जिस तरह इसको खासकर चैनलों ने, टेलीविज़न ने और हिंदी चैनलों ने भी, क्योंकि आप हिंदी चैनल को रिप्रेजेंट करती हैं, हालांकि आपका चैनल बहुत बैलेंस्ड कवरेज किया है, लेकिन आप कैसे देखती हैं, आखिर ये क्या है, कैसी प्रतिद्वंदिता है कवरेज की? उर्मिला जी, एक पत्रकार के नाते, एंकर भी हूँ, अपने चैनल की भी हूँ, मालदा गई थी पिछले साल, एक पत्रकार के नाते ये आभास होता है बशीरघाट की तमाम खबरें पढ़ने के बाद कि किस तरह से जो आम जनता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंडे के हाथों में कठपुतली बन के रह गई है। तमाम खबरें, आप किसी खबर को अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्या ये समय आ गया है कि जब हम अपने खबर को इस तरह से तोलें, बैलेंस करके देखें कि वाकई में ये क्या मीडिया इस तरह से बटा है, ये चैनल ऐसे बटे हैं या ये चैनल ऐसे बटे हैं? ऐसा स्थिति तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। गाइडलाइंस, हम ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं कि वी आर फ्री प्रेस, तो हम इस पे बहुत खुशी महसूस करते हैं और चाहते भी हैं कि हमें पूरी तरह से आज़ादी हो, लेकिन हम अगर अपनी सीमाओं का दायरा लांघते हैं तो आप लोग, हम सबको उस पर सवाल ज़रूर उठाने चाहिए। वाकई में बहुत चिंता की बात है कि एक 17 साल का बच्चा एक पोस्ट डालता है, फेसबुक पोस्ट। एक्चुअली मैं उस हफ्ते एक कार्यक्रम कर रही थी जिसमें सिर्फ एक टॉपिक पे डिस्कशन करना था, आई वाज फिलिंग इन फॉर समवन, तो मैं डेली न्यूज़ इतना मैं देख नहीं रही थी, तो सडनली मैंने सोचा ये 17 साल के बच्चे के फेसबुक पोस्ट पे कम्युनल दंगा हो गया। भाई क्या करा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुझे तमाम की इतना यहाँ जला दिया गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति और ये फिर उस सब में मोहम्मद कैफ का एक ट्वीट आता है, इतना सेम्बलेंस वो देता है कि मोहम्मद साहब इतने बड़े हैं कि भाई एक फेसबुक पोस्ट से उनको कोई क्षति नहीं हो सकती, जितना करोड़ों का नुकसान हुआ है वो गलत है। वाली बुढ़िया की कहानी आती है एंड ही सेज कि इट्स अ शेम, तो वो एक मैसेज देते हैं। लेकिन आप ये देखिए हम कहाँ पे कैसे दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने हमारी मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे सामने हमारे गवर्नर भी हैं। हमारी मुख्यमंत्री कह रही हैं कि वो हमें थ्रेटन कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय सत्ता में दल है उनके एक राष्ट्रीय सचिव हैं, वो कहते हैं कि जो गवर्नर हैं वो बिल्कुल सोल्जर की तरह हैं, मोदी वाहिनी के। तो तृणमूल कांग्रेस उसे उठाती है, और जो बीजेपी है वहाँ पर जो अपनी इनरोड्स बनाना चाह रही थी कि किसी भी पार्टी की राजनीति में वोट्स हासिल करना, अपने वोटर बेस को टारगेट करना, उनको उनका अपनी तरफ खींचना बिल्कुल गलत नहीं है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, एक समय लेफ्ट 34 साल तक वहाँ पे उसने सत्ता में वो रही, फिर अब बीजेपी इनरोड्स बनाने की कोशिश करिए। बीजेपी की कोशिश है कि इस साल किसी भी तरह के, इस बार बंगाल करके उनका वो है नारा, वो चाहते हैं यहाँ पे इनरोड्स बनाएं। किसी भी पार्टी की राजनीतिक इच्छा शक्ति पे तो हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन जो उसके तरीके हैं, जिस तरीके से कोई कर रहा है उस पर सवाल उठा सकते हैं। अब तो क्या आप ये कह रही हैं कि एक तरह से कुछ पार्टियां बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपना आधार बढ़ाने के लिए शॉर्टकट अपना रही हैं और सांप्रदायिकता का सहारा ले रही हैं?
सर और मीडिया उसमें मीडिया उसमें एक उपकरण बन रहा है। बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा है कि तमाम पार्टियां वहाँ पे आम आदमी को एक खिलौना बनाकर, कठपुतली बनाकर प्रयोग कर रही हैं। अब जिस तरह से लेकिन मीडिया क्यों उपकरण बन रहा है? आखिर हमने अपने देश में देखा है पहले भी, और ये कोई नया नहीं है कि उपकरण बना है। देखिए आप सिख विरोधी दंगा जो हुआ उस वक्त भी मीडिया कवरेज देखिए ज़्यादातर अखबारों का। पंजाब में उग्रवाद आतंकवाद के दौर में देखिए हिंदी पत्रकारिता काफ़ी हद तक माना जाता था, हिंदू पत्रकारिता बन गई है। अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला इशू हुआ, आपने न जाने कब उसको विवादित ढांचा बना दिया हिंदी अखबारों ने। तो ये मेरे कहने का सवाल मेरा ये है कि क्या पत्रकारिता में ये जो डिजनरेशन आया है ये अनायास है, या मीडिया कहीं न कहीं तंत्र का यानी राजनीतिक तंत्र का हिस्सा बना है? सर मुझे ये लगता है क्योंकि 25 साल हो गए काम करते करते, इस पूरे मीडिया का एक 360 डिग्रीज का टर्न हो चुका है। हमने एक समय देखा जब अयोध्या का 92 हुआ था, तब मैं वहाँ पे गई थी। तब हम ये तक नहीं बता सकते थे, अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद ढहना शुरू हुई थी, मैं ये तक नहीं बता सकती थी अपनी टीम को कि हो गया, हमारे सब कुछ इक्विपमेंट वगैरह तोड़ दिया गया था। राज्यसभा टीवी में हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट वो काम कर रहे हैं। तमाम कितना बदलाव आया है, कितने न्यूज़ चैनल्स हो गए, कितने तरह के लोग जुड़ गए हैं। हमारे मीडिया में भी वो कहते हैं जो हर प्रोफेशन में 360 डिग्रीज की चर्निंग हो रही है। तो इस समय ये वो आ गया है कि वी हैव टू ऑल्सो, हमें भी शायद सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से दिखा रहे हैं। उसमें बीच की लाइन लेने वाले भी हैं, बैलेंस भी हैं, जो सेन वॉइसेस भी हैं। सेवंती का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, कितना दिखाता है कि किस तरह से भावनाओं को हम लोग उजागर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें अगर हम अपना दायित्व निभाएं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एनडीटीवी में तो बशीर घाट की तमाम घटनाएं, बहरहाल सोशल मीडिया में तमाम चलता है। एनडीटीवी तो बंगाल की खबर ही नहीं दिखा रहा लगातार। मोनादीपा बैनर्जी हमारी बहुत सीनियर कोलीग हैं, वो लगातार तमाम वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो दिखा रही हैं। मैं किसी और चैनल पे तो टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन हमारे एनडीटीवी के माध्यम से तो हम लोगों ने बिल्कुल सटीक जो हो रहा है वो दिखाया। मालदा में जब हुआ था सर, ये कहा गया मालदा में कम्युनल पूरा वायलेंस हुआ है, लेकिन मालदा में ओपियम, मालदा गई थी? मैं मालदा गई थी। ओपियम अफीम की इतनी खेती होती है, तो जो कालिया चक्का पुलिस स्टेशन जलाया गया था, वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स थे। बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश से, वहाँ से पूरा जो जाली करेंसी है उसका आना जाना, बड़ा कारोबार है वहाँ पे। रोज़गार एक समस्या है, तभी आपके रोज़गार बात आती है। फिर वहाँ पे वो रिकॉर्ड जलाने के लिए जो दूसरी कम्युनिटी है बड़ी तादाद में आई, अपना उन्होंने दबंगी दिखाई, उनके हाथ में हथियार थे, एक हिंदू बच्चे को गोली भी लगी, तो ये कह दिया कि कम्युनल दंगे थे। ऐसा नहीं था, अपराधियों का वहाँ पे तब बोलबाला हो गया था, उसको कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन निधि, मैं चूँकि आप उस इलाके में भी गई हैं, बंगाल में ये देखा जा रहा है कि जैसे या कई देश के कई हिस्सों में कि जैसे पहले दंगा होता था तो बहुत दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक पुलिस की लापरवाही से चलता रहता था। एक पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने दंगों पर किताब लिखी है, VN राय। उन्होंने अपनी किताब में ये नतीजा दिया है पूरे सर्वेक्षण के बाद कि भाई अगर पुलिस प्रशासन चाहे और सरकार डायरेक्शन इस तरह का दे तो कोई भी दंगा 48 घंटे से अधिक नहीं चल सकता। लेकिन हमारे देश में इस वक्त कई हलके ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनवरत दंगे चल रहे हैं लगातार। ऐसा लगता है कि एक दंगा ख़त्म होता है, दूसरा शुरू होता है। भले उसको दंगा उस रूप में न जाने जो दंगे को हम देखते रहे हैं, दंगे को चिन्हित जिस तरह हम करते रहे हैं, लेकिन गली में दंगा, आपके दिमाग में दंगा, आपके दफ्तर में दंगा, आपके मन में, आपकी बात में, आपके विचार में, आपके टेलीविज़न में। एक तरह की अजीब दंगाई मानसिकता घर कर गई है। ये कहाँ से आई है? सर, जो आपने बात कही अभी, दिमाग में दंगा, घर में दंगा, ये तो एक बहुत बड़ा एक दायरा हो गया। लेकिन अगर हम बंगाल की बात करें, पिछले साल से ही एक पूरी फहरिस्त है, एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, जो तमाम दंगे, कम से कम छोटे छोटे दंगे हुए हैं, 7-8 के करीब 16 में हुए। ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता संभाले 1 साल हो गया। जब वो पहली बार, इससे पहले जब 34 साल वाम दलों को हरा कर आई थी, तो 294 में से 184 सीट उनको मिली। जब 1 साल पहले इलेक्शंस था, विधानसभा में आई, उनको ज़्यादा सीट्स मिली, 2011 सीट्स मिली 294 में से। जबकि तब आपको याद होगा एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर गिर गया था, करप्शन के तमाम चार्जेस थे, शारदा का था, रोज़ वैली स्कैम था, नारदा था, उसके बावजूद उनका सीट्स बढ़ी। वाम दल का 40%,
माइनॉरिटीज़ प्लस ST/SC पे उनका कंट्रोल था। फिर तृणमूल कांग्रेस ने उनको अपनी तरफ खींच लिया। जो आप ये सवाल उठा रहे हैं, मैंने जो शुरुआत में जो बात कही कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल एजेंडेज़ में कठपुतली बन के रह गए हैं। आज बंगाल में जो हो रहा है वो यही हो रहा है। पॉलिटिकल ये जो दंगे हो रहे हैं, जो ये फहरिस्त बढ़ी है, ये कठपुतलियाँ हैं, एजेंडेज़ के बीच में फंस गए। आप कैसे देखते हैं सेवंती इस बात को कि क्या जो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जो ये बता रही हैं रोज़गार के मसले हैं या दूसरे मसले, क्या ये समाज में जो लोगों के बीच हैं वो मीडिया के ज़रिए बाहर नहीं आ रहे हैं, वो डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? और ये जो उन्माद के मुद्दे हैं, दंगाई मुद्दा है, एक दूसरे के खिलाफ धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष से प्रेरित होकर जो चीज़ें चल रही हैं, वो वही मुद्दा बन जा रही हैं टेलीविज़न में। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मुद्दा बन रहा है या नहीं, ये हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब तक ना मीडिया रिपोर्ट करेगा, मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि दंगे हो रहे हैं। और अब दूसरे इश्यूज़ अगर आपके राजनीतिक लीडर्स अगर ले भी रहे हैं, दैट्स नॉट अ स्टोरी। तो इसमें हम मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मीडिया का जो बिकता है या जो आपको रेटिंग्स देगा, अब एक चैनल आता है, नया चैनल, और वो वही चीज़ सब उछाल के करने लगता है और उसकी रेटिंग मैं देख रही हूँ ऊपर ही रहा है। आप कह सकते हो उन्होंने ये किया वो किया, बट इट इज़ द टॉप रेटेड चैनल। मैं रिपब्लिक टीवी की बात कर रही हूँ कि क्यों, क्योंकि आप जितना चीखोगे तो इसमें व्यूअर का भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट जो बिकता है इज़ दिस काइंड ऑफ थिंग। आप सेनली इश्यूज डिस्कस करोगे, आई एम सॉरी बट NDTV सबसे नीचे आएगा। लेकिन मैंने पिछले एपिसोड में भी ये बात उठी थी जो आप उठा रही हैं। हाँ। देखिए, रवीश कुमार इनके चैनल में एक बहुत ही लोकप्रिय एंकर हैं और उनके प्रोग्राम की रेटिंग बहुत अच्छी है। मैं इंग्लिश चैनल्स की बात कर रही हूँ, रिपब्लिक के साथ कंपेयर कर रही हूँ बाकी चैनल्स। आज भी प्रेमचंद का गोदान सबसे अधिक पढ़ा जाता है हिंदी में। नहीं, दैट मे बी, मगर रवीश का भी आई डोंट नो वेयर इट रैंक्स इफ यू टेक द अदर्स। अच्छा साहित्य नहीं बिकता या अच्छा टेलीविजन नहीं बिक सकता, ये जो धारणा है, मुझे लगता है कि इसको चुनौती देने की जरूरत है। मगर कौन देगा जिनको रेटिंग्स, आई मीन ग्रुप देखिए, टाइम्स ग्रुप को देखिए। सर, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जो इस समय पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो आप कह रहे थे कि हमारे मन में दंगा, इसमें दंगा, एक सरफेस पे अगर आप किसी को खरोचते हैं तो जो दबी हुई उम्मीदें हैं, आशंकाएं हैं, वो उसको बनाया जा रहा है। आप उसको तूल दिया जा रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अब मीडिया हम कैसे उसको दिखा रहे हैं, कुछ लोग उसको तूल देकर भड़काना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया में ही आज मैंने तमाम खबरें देखी हैं किस तरह से हिंदू मुस्लिम साथ खड़े हैं, कैसे एक मुसलमान ने बशीर घाट में एक उसको मुस्लिम को बचाया, कैसे परिवार को पनाह दी। तो जो भाईचारा, ये वही इलाका है जब ये बाबरी मस्जिद गिरी थी तब यहाँ पे दंगा नहीं हुआ था। तो ऐसी मिसालें भी मीडिया देता है। लेकिन निधि, ये जो खबर आई शुरू में तो ऐसा लगा जैसे टेलीविज़न चैनलों में, खासकर मैं कह रहा हूँ, जिन चैनलों की चर्चा सेवंती कर रही हैं, उन चैनलों की खबरों को देखकर लगा जैसे कि बशीर हाट में या बादुरिया में एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले के लोग से लड़ रहे हैं, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के साथ लड़ रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं थी। जो खबर बंगला अखबारों की है, बंगला के चैनलों की है, यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ छापा है कि बाहर से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग लाए गए थे। वे कौन थे कोई नहीं जानता। कई लोग चेहरे जिनके ढके हुए थे, ऐसे भी लोग आए मोटरसाइकिलों पे। बताया जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि 6 मोटरसाइकिलों पर 3-3 लोग बैठ कर आए और उनके पीछे और एक जमात आई बड़ी एक लारी पर। तो अब मेरा ये कहना है कि ये फैक्चुअल, ये जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, ये मीडिया से क्यों मिसिंग थी, और केवल नेताओं के बयान, एक दूसरे के ट्वीट और एक दूसरे के फेसबुक पर दिए हुए बयान वही छा गए। कोई दिखा रहा है कि साड़ी किसी की खींच रहा है कोई आदमी, कोई दिखा रहा या फेक या, तो ये हम समझना चाहते हैं कि तथ्य से क्यों गायब रही रिपोर्टिंग पूरी। सर, ये मीडिया में भी आया। अब मैंने भी तो मीडिया में पढ़ा, मैं बशीर घाट तो मैं गई नहीं, लेकिन ये मैंने मीडिया से ही तो पढ़ा है कि किस तरह से पॉलिटिकली सबका अपना एजेंडा लोग चला रहे हैं। अब इसके लिए एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, तमाम पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि तभी मेरी एक बहुत दुख होता है कि आम जनता पिस जाती है पॉलिटिकल एजेंडेस के बीच में। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक टारगेट ग्रुप है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा टारगेट ग्रुप है, और उसमें फंस जाते हैं लोग।
ये नहीं, पार्टियां गलतियां कर सकती हैं निधि, पार्टियां कुछ भी करें, हम उसके प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हम लोग यहाँ तीनों मीडिया के लोग हैं और मीडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या मीडिया किसी संप्रदाय या किसी धर्म का क्यों बन जाता है? मीडिया अगर जन के साथ है, अगर वो जनतंत्र के साथ है, तो वो क्यों नहीं? मैं इन जनरल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मीडिया का बड़ा हिस्सा जो इस वक्त अपनी जवाबदेही को वाकई नज़रअंदाज कर रहा है। मुझे उर्मिलेश जी वो मीडिया भी नज़र आ रहा है, मुझे वो मीडिया भी नज़र आ रहा है जो दोनों तथ्य सामने रख रहा है। मुझे वो, हालांकि वो आप जिस तरह से कह सकते हैं उसका सीमित दायरा होगा, लेकिन वो मीडिया भी है जो दोनों, मैं तो नाम लेकर आपको बता रहा हूँ, एक्सप्रेस ने अच्छी खबरें की हैं, बिल्कुल, आनंदा, एबीपी आनंदा ने अच्छी रिपोर्टिंग की है, तो हमें वो भी देखना चाहिए, आपके चैनल ने ठीक किया है, हमें वो भी देखना चाहिए। मुझे ये लगता है हमें वो भी देखना चाहिए, क्योंकि कहीं तो एक जो हमारे देश का जो कोर है ऑफ तमाम सांप्रदायिक समुदाय एक साथ रहते हैं, जो सद्भाव के साथ रहते हैं, या ठीक है सबके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब हम टूट जाते हैं और हमें आसानी से तोड़ा जाता है, वो सामने रखना। लेकिन सेवंती, जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है या दूसरे एडिटर्स के और भी कई ऐसे इनफॉर्मल मंच हैं, क्या आपको लगता है कि चूंकि टेलीविज़न में इन्होंने अथॉरिटी तो बना दी है, इन्होंने कुछ अपने एसोसिएशंस बना लिए हैं, लेकिन जो इनके सीनियर एडिटर्स हैं, इनके न्यूज़ रूम के जो इंचार्ज हैं, इनके बीच एक कंसेंसस नहीं है न्यूज़ को लेकर, समझदारी नहीं है पर्सपेक्टिव को लेकर कि किस तरह चीज़ों को पेश किया जाए, और शायद इसलिए एक दूसरे के खिलाफ ये लगातार टकराते भी हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं। और आजकल तो टीवी चैनलों में ये भी देखा जा रहा है कि सेकुलर टीवी और एक नेशनलिस्ट टीवी, ये इस तरह का विभाजन, क्या टेलीविज़न में, क्या मीडिया में इस तरह का विभाजन सोचा जा सकता है? बढ़ रहा है और काफ़ी दिन से होने लगा है। इन द लास्ट 2-3 years कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि एक तो ठीक है आप कवर कर रहे हो, नहीं, लेकिन क्या मैं स्पेसिफिक एक समझना चाहता हूँ कि क्या टीवी एडिटर्स के लिए आप चाहेंगी कि कोई इस तरह का एडिटर्स जो करते हैं, आई एम सॉरी, मुझे लगता है जानबूझ के कर रहे हैं, कोई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ही डजंट नो और ही हैजंट टॉक टू द अदर वन, ही नोज एग्जैक्टली। लेकिन इनिशिएटिव कहाँ से लिया जाएगा? कोई एक फोरम तो होना चाहिए जिससे कि सेल्फ रेगुलेशन ही अगर हो तो कारगर हो। सेल्फ रेगुलेशन अगर नहीं तो फिर रेगुलेशन के लिए क्यों नहीं कोई मीडिया काउंसिल की बात आई? 1997 से चल रहा है ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग क्या नाम था उसका, एक्ट वगैरह, बिल नहीं, रेगुलेशन की कोशिश चल रही है। मैं आपको स्पेसिफिक एक ये समझना चाहता हूँ, जैसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने मई 2013 में रिकमेंड किया, पार्लियामेंट की कमेटी ने, स्टैंडिंग कमेटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि मीडिया काउंसिल बननी चाहिए। उन्होंने बाकायदे रिकमेंड किया कि भारत में टेलीविज़न के आने के बाद, प्राइवेट चैनलों के आने के बाद कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं। काउंसिल क्या होगा? सी इट हैज़ टू बी, आपको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना है, नहीं तो आप, क्योंकि ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कर रहे हैं जो कर रहे हैं, अगर आपको फाइन करना है या वट एवर, यू नीड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी 1 लाख का फ़ाइन करते, 20,000 का फ़ाइन करते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कह रही हूँ कोई सरकार नहीं चाहता है, कब से चल रहा है, 97 से चल रहा है, नो सर, पार्लियामेंट्री बॉडी जो भी कहे, जब जो पार्टी इज़ इन पावर, दे ऑलवेज लेट इट गो। अगर प्रेशर आती है कि आप हमारे ऊपर रेगुलेशन नहीं करोगे, वो छोड़ देते हैं, तो कोई उसको लाने के लिए तैयार नहीं है। मैं कोई में जो लोग हैं वो चाहते नहीं, हमारे सोसाइटी, दूसरे कंट्रीज़ देखिए, लोग द कंट्रीज़ इन यूरोप, यूके, सबके पास स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है, हमारे पास नहीं है। मैं यही पूछता हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी और हमारी पॉलिटिक्स से लोग तो इसमें आते ही नहीं है, उनका कंप्लेंट्स काउंसिल नहीं है। अगर एक कंप्लेंट्स काउंसिल होता, देन दे वुड रजिस्टर कंप्लेंट्स, आपके अगेंस्ट 30 कंप्लेंट्स आओगे, सो यू लूज योर लाइसेंस। इस तरह से चलता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो क्या मीडिया में जो अराजकता है उसको हमारा सत्ता तंत्र पसंद करता है? हम ये कहना चाहते हैं, सत्ता तंत्र चाहता है कि मीडिया को खुश रहे। मीडिया खुश रहे, मीडिया, दे डोंट वांट टू अपसेट द मीडिया, दे विल नॉट टेक ऑन द मीडिया एंड मेक देम अकाउंटेबल, क्योंकि फिर वो कहेंगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। इनके चैनल पर तो हो जाता है।
आई डोंट नो कितनी अकाउंटेबल किसको रख रही है। आपको क्या मीडिया लगता को अकाउंटेबल क्या वाकई सत्ता तंत्र चाहता है कि भारत का मीडिया अराजकता के हद तक कुछ भी करता रहे, नहीं, कोई भी वो नहीं जवाबदेही चाहता अपनी है, ना मगर बरते वो और फिर भी कुछ न किया जाए, कोई regulation हस्तक्षेप न किया जाए? सत्ता तंत्र क्या चाहता है? सत्ता तंत्र अपनी राजनीति करना चाहेगा। पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, वो अपना पॉलिटिकल तंत्र देखेगी, अपना पॉलिटिकल एजेंडा साधेगी। तो अगर उस पर सवाल उठाया जाता है कि मैं तो इन काउंसिल्स की बैठक में नहीं गई हूँ, आप गए हैं, सेवंती गई हैं, तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन जैसे मैं ये बार बार इस बात को कह रही हूँ, आज ही आप इंडियन एक्सप्रेस में देखिए किस तरह से जो अपीजमेंट का सवाल है, क्यों बंगाल में हो रहा है। अगर मैं ज़मीन पर आऊँ ग्राउंड रिपोर्टिंग पे देखकर, तो एक ग्रुप कह रहा है कि आप तुष्टिकरण करते हैं एक वर्ग का, और दूसरा वर्ग कहता है कि भाई ये वाला वर्ग है, ये तो भय में रह रहा है, इनको असुरक्षा की भावना में रह रहा है। तो आज तृणमूल कांग्रेस की एक नेता का उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है कि उसमें कहा गया भाई आप जो मुस्लिम समुदाय उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं। तो उन्होंने एक्सप्लेन करा है अपनी तरफ से डिफेंड करने के लिए कि हम कर्नाटक जो है वो 3 गुना ज़्यादा देता है। कर्नाटक में 13% मुसलमान है, तो वो 35,000 प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात। लेकिन निधि, हम तो कवरेज पर बात कर रहे हैं। देखो एक चीज, सर, वो जो कार्यक्रमों पर जो खर्च है वो अलग चीज है, वो अलग बात का हम वो विषय है। देखना नहीं चाहते। नहीं सर, लेकिन हमारा ये कहना है कि जैसे अभी आप हाल के दिनों में आप देखें जो 3-4 जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें घटी हैं, जैसे स्क्रॉल ने भी रिपोर्ट किया है कि 1 महीने में बंगाल में, सिर्फ 1 महीने में 7 जगह सांप्रदायिक इसी तरह की झड़पें हुई, जो बड़े दंगे नहीं थे लेकिन जिनसे पूरा माहौल बदल गया। 2016 7 जगह, और ये 7 जगह सोशल मीडिया के जरिए हुई। सोशल मीडिया पर कोई ना कोई खुराफात हुई, फेसबुक पर हुई, ट्विटर पर हुई, या कोई फुटेज का इस्तेमाल किया गया। अभी भवतोष चटर्जी नामक एक सज्जन गिरफ्तार किए गए हैं बंगाल में, अभी हाल में तक कुछ ही दिन पहले। और गुजरात के दंगे का एक फुटेज यूज करा जाता है, बकायदे चलाया गया हाल के दिनों में। भोजपुरी फिल्म का, जैसा हम लोगों ने पहले चर्चा की, उसको भी चलाया गया। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली बाजार में अभी एक घटना ठीक इसी तरह की घटी है तत्काल। तो हमारा ये कहना है कि अगर सोशल मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और मेनस्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उसको खारिज नहीं करता, उसको बल्कि उसका बचाव करता है, उसके पक्ष में खड़ा होता है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे मैं उस बात को इसलिए पूरी करना चाह रही थी जो मैं आपको बता रही थी, ये इसलिए कि हम चाहते क्या है देखना। जो अगर पैसा अगर बंगाल में एक व्यक्ति पर अगर 27% वहाँ पर आबादी है मुस्लिम समुदाय की और 11,500 लग भी रहा है, तो ये तुष्टिकरण नहीं है। इसको ऐसा देखना चाहिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कि उनके विकास पे हो रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक अलग विषय निधि, और उसके मुताबिक तो बंगाल में इनफैक्ट माइनॉरिटीज के साथ लगातार अन्याय हुआ है। बिल्कुल, तो हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स क्या डाल रहे हैं आप देखिए, टीवी चैनल्स क्या स्टैटिस्टिक्स डाल रहे हैं। आपको खबर को उर्मिलेश जी, हम किस तरह से देखते हैं जो सोशल मीडिया में हुआ, सोशल मीडिया में जिस तरह से लगातार ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उसको किस तरह से ये आम जनता तो निकलती नहीं है सड़कों पर उन्माद करने के लिए, लिंचिंग करने के लिए आम जनता नहीं निकलती है। बंगाल में जो दंगे हो रहे हैं, पहले घर से कोई आम जनता निकलेगी नहीं, कौन लोग निकलते हैं? पॉलिटिकल टूल। मैं बार बार उसमें नहीं, ये महज संजोग नहीं है कि हरियाणा का कोई नेता किसी पार्टी का ट्वीट कर रहा है या फेसबुक पर डाल रहा है। यहाँ दिल्ली में एक महिला नेता है बीजेपी की, वो अपने ट्विटर अकाउंट, ये हमारे मीडिया में ही है सर, ये हमारे मीडिया ने जानकारी दी है, ये हमारा मीडिया दिखा रहा है कि ये किस तरह से फेक चीज़ें हो रही हैं। तो मीडिया को मैं तो यहाँ पे एक तरह से डिफेंड करने के लिए नहीं, लेकिन मीडिया का वो रूप भी है जो ये बता रहा है कि यहाँ पे फेक न्यूज़ है। हमने 70 का आर्टिकल पढ़ा, वो बताता है किस तरह से फेक चीज़ें चलाई जा रही हैं, भावनाओं को भड़काया जा रहा है। यहाँ पर मैं फिर उसी बात पर आऊँगी कि आप क्या देखना चाहते हैं, हम भड़क रहे हैं, हम मीडिया कौन सी मीडिया क्या दिखा रहा है, ये एक समय आएगा, लोग ये भी समझेंगे कि किस तरह से आप तोलें और क्या देखें क्या ना देखें। नहीं तो तब तक हम वी आर वेरी नाइव। हम ये भी हो सकते हैं कि हम थोड़े से नासमझ हैं, अभी थोड़ा सा और परिपक्व हमें होना पड़ेगा अपनी मीडिया के जागरूक, कि हमें इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से आ रहा है, हमारा सोशल मीडिया में सोर्स में किस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सेवंती, इस तरह जो जर्नलिज्म में जो इस तरह की चीज़ें डिस्टॉर्शंस दिखाई दे रही है, विकृतियाँ जो दिखाई दे रही हैं, आखिर इसका सोशल बेस क्या है? क्या हमारे देश में कोई चेंज
आया है सोशल बेस में, जो जर्नलिस्ट निकल रहे हैं, जो मीडिया का बाजार सजा हुआ है, क्या इसमें कोई सामाजिक आधार में बदलाव आया है जिसकी वजह से इस तरह का दिमाग है? क्योंकि पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था। अगर हम शुरू के दौर में देखते हैं, खासकर फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर के और एक लंबे दौर में, ठीक है उस वक्त भी छोटी मोटी गलतियां होती थी, लेकिन कम्युनलिज्म के इशू पे मीडिया काफ़ी संवेदनशील होता था। और हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ तो पत्रकार जान देता रहा है सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए, और गणेश शंकर विद्यार्थी उसके उदाहरण है। तो आखिर क्या बदलाव आया है मीडिया में? क्या रिक्रूटमेंट की समस्या है? क्या प्रोफेशनलिज्म की समस्या है? क्या स्किल की समस्या है? क्या है? सोशल बेस में नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सब टॉप सोशल कैटेगरी से है जो लोग कर रहे हैं। जो ये मीनिंग दीज आर नॉट एंकर्स एंड रिपोर्टर्स रिजन थ्रू द रैंक्स। ये सब बेस्ट एजुकेशन, कोई बाहर पढ़ा है, ये सब जानबूझ के इसको उछाल रहे हैं, या पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है मीडिया का। पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है सॉरी, मीडिया का। मुझे लगता है बन गया है मीडिया का। ओनरशिप भी तो है, आई मीन लुक एट द ओनरशिप ऑफ व्हाटएवर जी और व्हाटएवर। तो एक तो वो ओनरशिप है, जिसका ओनरशिप नहीं है और जो इंडिपेंडेंट अपना चैनल शुरू किया है, बट इफ़ ही कम्स एंड हिज ओनर्स, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, इफ़ दे ऑल्सो हैव अ पॉलिटिकल एजेंडा, देन यू आर देयर टू डू योर, आप जो करना चाहते हो करोगे, रिगार्डलेस ऑफ फैक्ट्स और रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स। ये सोशल बेस को वी कैन नॉट ब्लेम, बिकॉज इट्स सिनिकली, बिल्कुल हिंदी, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड इज फॉर सिनिसिज्म, इट्स बीइंग, इंग्लिश का इस्तेमाल करें। इट्स बीइंग डन वेरी डिलिबरेटली। कि और जैसे नेशनलिज्म की मुद्दा भी, अब कहाँ से ये आया है कि टीवी एंकर बैठ के कहता है आई यू एन इंडियन, आई यू एन इंडियन? ये सब पहले कभी होता नहीं था। अब कौन पूछ रहा है? ये किसके सवाल है? किस पॉलिटिकल पार्टी की एजेंडा है दैट चूँकि? लेकिन हमारे देश में तो जो बहुत बड़े नेता हैं, देश के शीर्ष नेता, वो नारा देते थे इंडिया फर्स्ट। तो क्या इंडिया में मुसलमान, हिंदू, जैन, ईसाई, पारसी ये सब अलग अलग हैं या सब इंडियन हैं? क्या ये मीडिया ये बात नहीं समझता मीडिया कि सभी इंडियन हैं? अगर इंडिया फर्स्ट, तो इंडिया में वो सारे लोग फर्स्ट होने चाहिए, सबसे आगे। पॉलिटिशियन तो ये नहीं कह रहा है ना कि सभी लोग फर्स्ट है, वो जो भी कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो कर रहे हैं, तो मीडिया उसके साथ देने में भी लगा है। उनको समझने आ रहा है कि हम किसके साथ जाना चाहते हैं, किसका एजेंडा है। सो आज वी विल सर्व देयर एजेंडा फॉर व्हाटएवर रीजन। तो राजनेताओं ने जो इंडिया को बांटा है, क्या मीडिया ने उस बंटवारे को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ इंडिया में इंडियंस नहीं है, सब कोई संप्रदाय है, कोई धर्म है, कोई जाति है? बिल्कुल नहीं उर्मिलेश जी, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास का नारा एक तरफ है, लेकिन इंडिया फर्स्ट का नारा एक तरफ है, लेकिन अपने पॉलिटिकल एजेंडेज एक तरफ है। कुछ सत्ताएं इतने बरसों तक काम करती हैं, कुछ सत्ताएं कुछ साल के लिए आती हैं। हम ये अलग करके अब देख सकते हैं। एक वो हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम देख रहे हैं, हम पत्रकार जो हम स्टूडेंट्स हैं, एवरी डे अभी भी छात्र तो हैं, राजनीति के छात्र बने हैं। तो ये बदलाव भी देखना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। और शायद जो आम आदमी है वो भी देख रहा होगा, बदल रहा होगा, उसको सहज अपना रहा होगा, आत्मसार कर रहा होगा, और फिर शायद इस दौर को समझेंगे और अपने लोगों को समझाएंगे जितना हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर जो नाजुक विषय है, संवेदनशील है और जटिलताओं से भरा हुआ है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों लोगों ने बहुत सारे पहलुओं को, उनकी परतों को खोला है। अब ये हमारे दर्शकों और श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वो उन परतों में से क्या अपने लिए हासिल करते हैं, क्या अपने लिए लेते हैं। और हम इस सवाल को छोड़े जाते हैं कि भारत की एकता, अखंडता के लिए ये ज़रूरी है कि हर मनुष्य को, हर नागरिक को पहले भारतीय समझा जाए, और मीडिया इस यकीन में भी कम से कम खरा उतरे जो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने इस देश की पत्रकारिता की बुनियाद रखते समय स्थापित की थी। अगर प्रतीक पुरुष हमने गणेश शंकर विद्यार्थी को माना है पत्रकारिता का, तो उस ध्वज को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है। इन शब्दों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।